नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे खिलजी डायनेस्टी, एक ऐसा राजवंश जिसकी घटना मतलब जो गद्दी पर बैठे तो क्रांति कहलाई, लेकिन राज करा कुल 30 वर्ष। और दिल्ली सल्तनत पर सबसे कम समय का राजवंश करने वाला राज करने वाला कोई राजवंश है तो वो खिलजी वंश है। आइए दोस्तों, खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसकी उपाधि शाइस्ता खां थी, जो बलबन के वंश के द्वारा दी गई थी, कैकुबात के द्वारा। इसकी नीति बहुत उदार थी। देखो, एक बात समझो आप, इन लोगों ने जो सत्ता हासिल की तो उस सत्ता में उदार नीति का एक्चुअली कोई मतलब बनता नहीं था वहां पर, वरना कोई ना कोई आपसे छीन लेगा उस सत्ता को। नीति उदार थी। इसके कुछ उदाहरण क्या है, जैसे इसने जो विद्रोही थे उनके साथ बड़े लिबरल तरीके से पेश आया। इसने मंगोल बसाए, और यही मंगोल जहां बसे उसी जगह को मुगलपुरी या आज के जमाने मंगोलपुरी भी कहते हैं। इसके द्वारा हत्या हुई, हत्या होती है इसके भतीजे के द्वारा। नाम था जिसका अली गुस्सास, वही जिसे आप अलाउद्दीन खिलजी कहते हो। इसको पता थी कि चाचा की हत्या करना इतना आसान काम नहीं है, इसीलिए इसको पता चला कि दक्षिण भारत में जाओ, देवगिरी विंध्याचल पर्वत को पार करिए, देवगिरी से धन लूट कर आया और उसी पैसे के माध्यम से, छल से, कपट से इसने अपने चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दी। यही अलाउद्दीन खिलजी है। कहां हुई थी हत्या? कड़ा व मानिकपुर में इसकी हत्या की गई थी। अब अलाउद्दीन खिलजी इस वंश का सबसे इंपॉर्टेंट शासक, सवाल आता ही आता है। उपाधि है सिकंदर सानी, मींस सेकंड अलेक्जेंडर। ये क्या करना चाहता था भैया? ये दुनिया जीतना चाहता था, ठीक है। इसी ने कॉन्सेप्ट ऑफ किंगशिप दिया, एक अलग राजत्व का सिद्धांत दिया, जिसमें इसने कहा, देखो आपको मैंने बलबन का बताया था कि डिवाइन कॉन्सेप्ट, कि मैं जो गद्दी पर बैठा हूं, गद्दी पर इसलिए बैठा हूं मैं क्योंकि मुझ पर खुदा की मेहरबानी है। बोले नहीं, खुदा की मेहरबानी नहीं है, शक्ति ही सत्ता का स्रोत है, पावर है, इसलिए गद्दी पर। इसने कहा शक्ति ही सत्ता का स्रोत है। धर्म को राजनीति से अलग कर दिया इसने, और मंगोलों के प्रति इसने रक्त और तलवार की नीति अपनाई। याद रखिएगा, लोह व रक्त की नीति किसकी है? मैंने इसलिए नोट करके लिखा है कि लोह व रक्त की नीति बलबन की है। इसने मंगोलों के प्रति रक्त और तलवार की नीति का पालन किया था। आगे देखिए, ये शख्स अपने द्वारा जिसने सैनिक अभियान किए, जो बाजार सुधार किए, जो मिलिट्री रिफॉर्म्स किए, उनके लिए बड़ा प्रसिद्ध है। इसके मिलिट्री रिफॉर्म्स देखिए, इसने दाग व हुलिया प्रथा शुरू की। दाग, जिससे घोड़े की पहचान हो सके कि भैया सल्तनत का घोड़ा है। चेहरा, मतलब जो सोल्जर होता था, जो सैनिक है, उसका चेहरा लिखने की परंपरा शुरू की। सेना को नगद वेतन दिया, और इसने पता है मिलिशिया टाइप नहीं रखा था। इसने कहा, मिलिशिया समझते हो कि जब जरूरत पड़ी तो सेना को इकट्ठा कर लिया, ऐसा कुछ नहीं था। इसने क्या किया, इसने परमानेंट आर्मी रखी कि भाई आप यहीं रहिए, और सेना को नगद वेतन दिया। अलाउद्दीन खिलजी के पास सल्तनत की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक सेना थी। अच्छा, एक चीज और सोचो, इतनी बड़ी सेना को सैलरी देना भी आसान नहीं था, इसलिए किया यह गया कि बाजार सुधार किए गए ताकि कम खर्चे पर बड़ी सेना चल जाए। भाई उद्देश्य क्या है? बड़ी सेना रखना। तो अब बड़ी सेना कैसे रखी जाए? या तो वेतन ज्यादा दो आप, या फिर जो है उनके खर्चे कम करो। तो सीधी सी बात थी, खर्चे कम किए गए, मार्केट रिफॉर्म्स किए गए। तो दाग व हुलिया प्रथा, नगद वेतन, स्थायी सेना, इन सब चीजों को आप ध्यान रखेंगे। अब आते हैं मार्केट रिफॉर्म्स। सबसे बड़ा सवाल, व्हाट इज द गोल ऑफ दीज मार्केट रिफॉर्म्स? द गोल ऑफ दीज मार्केट रिफॉर्म्स वाई टू मेंटेन ए बिग आर्मी ऑन लो कॉस्ट। एक कम खर्चे पर बड़ी सेना रखने का उद्देश्य था। ये पूछा हुआ सवाल है कई बार। इसने क्या किया कि एक ही बाजार में सब कुछ बिकता था। बोले ऐसा नहीं होगा, बाजार अलग अलग करो। जो महंगी वस्तुएं हैं उसका बाजार अलग करो, घोड़ों मवेशियों का बाजार अलग करो, और जो रोजमर्रा की वस्तुएं हैं उनका बाजार अलग करो। और परमिट सिस्टम लागू किया कि बाजार में अगर कोई भी व्यापारी आता है तो परमिट सिस्टम लागू होगा। और जो विदेश के व्यापारी हैं इसने कोशिश की कीमतों को कंट्रोल करने की, कि सरकार का नियंत्रण रहेगा कीमतों पर। बाजारों को वस्तुओं के हिसाब से अलग अलग किया गया। जैसे एक बाजार था सराय ए अदल, जिसका अर्थ ही होता है न्याय का स्थान। अन्य बाजार ऐसे थे जैसे मवेशियों का बाजार था, विलासिता की वस्तुओं का बाजार हुआ करता था। प्राइस कंट्रोल बड़ी कठोरता से लागू किए गए। और आपका जो मेजरमेंट है, जो मापन है, मतलब जितनी चीज, मान लो जैसे कोई 1 किलो चीज खरीद रहा है तो भाई साहब 1 किलो तोलना, पूरा 900 ग्राम तोलोगे तो जितना 100 ग्राम बचा, ये कहा जाता है कि मांस निकलवाता था उस आदमी का। तो इसलिए बड़ी कठोरता से लागू किया। बाजार का दरोगा, सहना ए मंडी नियुक्त किए गए। क्या किए जाते हैं? इनका काम था घूम घूम कर बाजार को निरीक्षण करना, मेजरमेंट की यूनिट्स को देखते रहना। ये सब इनके काम थे। और क्या काम थे भैया? इन्हीं के काम थे कि भाई कोई भी व्यापारी गलत तरीके से आके हमारे यहाँ व्यापार करके ना ले जाए। फिर आते हैं एग्रीकल्चर रिफॉर्म, बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। बिना एग्रीकल्चर के क्या था? एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स में भूमि की पहले मेजरमेंट कराई। भूमि की मेजरमेंट को मसाहत, क्या बोलते हैं? भूमि की मेजरमेंट को मसाहत कहा गया। और जिस आधार पर भूमि मापी जा रही थी उसे बिस्वा प्रणाली कहते थे। बिस्वा प्रणाली के आधार पर भूमि को नापा गया। कृषि कर को 50% तक वसूला गया। अलाउद्दीन खिलजी का यह मानना था कि इन लोगों पर जब तक पैसा रहेगा ये बगावत करते रहेंगे। इनकी बगावत को खत्म करने का एक ही तरीका कि इन पे पैसा ही ना छोड़ा जाए, ठीक है। तो 50% तक कर वसूला। गांव में जो चौधरी खूत मुकद्दम होते थे, इन सब के अधिकार समाप्त कर दिए। अलाउद्दीन खिलजी ने 24 प्रकार के नए कर लगाए, हर चीज पे कर। उसको पता था कि जब तक पैसा है जब तक ही बगावत है, पैसा खत्म बगावत खत्म। तो जो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी के निर्माण है अलाई दरवाजा और शीरी फोर्ट इसने ही बनवाया था। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पढ़नी है वो है अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक अभियान। अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक अभियानों को इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, द इन्वेजन ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड द इन्वेजन ऑफ साउथ इंडिया। सिकंदर सानी बनना चाहता था, विश्व विजेता। कहते हैं कि दिल्ली का एक कोतवाल हुआ करता था, नाम था अलाउल मुल्क। उसने कहा कि क्या मतलब है, तुम जीतने चल दिए, तुम क्या कर रहे हो, तुम जीतने जा रहे हो पूरी दुनिया को, तुम पहले क्या जीतो, तुम पहले भारत तो पूरा जीत के दिखाओ, है ना। भारत को क्या है, पूरा जीत के दिखाइए। तो जब भारत को जीतने की बात आई तो यही आया कि पहले उत्तर भारत के सैनिक अभियान, फिर दक्षिण भारत के सैनिक अभियान, 2 भागों में बांटे जा सकते हैं।
जो नॉर्थ इंडिया के सैनिक अभियान है ये सारे के सारे स्टेट डायरेक्ट कंट्रोल में लिए गए थे। जैसे गुजरात है, मालवा था, रणथंबोर है, चित्तौड़ है। जब गुजरात का अभियान चल रहा था उसी समय की बात है कि कैम्बे की खाड़ी से मलिक काफूर मिला। मलिक काफूर आप जानते होंगे, एक ट्रांसजेंडर था। मलिक काफूर मिलता है कैम्बे की खाड़ी से और इसे 1000 दिनारी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसी को? 1000 दिनारी। रणथंबोर चित्तौड़ के थे राणा रतन सिंह, पत्नी का नाम था पद्मावती। मलिक मोहम्मद जैसी की लिखी गई पुस्तक पद्मावत के अनुसार पद्मावती एक अद्वितीय सुंदरी महिला थी। अलाउद्दीन खिलजी उसको पाना चाहता था। कहते हैं कि इसीलिए अभियान हुआ। बहरहाल जो भी सच्चाई थी, कहते हैं कि राणा रतन सिंह इसमें शहीद हुए, वीर गति को प्राप्त हुए, मारे गए, वो जो भी शब्द आपको सूट लगे एडजस्टेड। और उन्हीं की रानी थी पद्मावती। और कहते हैं कि चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रखा गया। कौन है खिजर खान? अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था खिजर खान। अमीर खुसरो इनके इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी के साथ था। हु इज अमीर खुसरो? अरे भैया दरबारी कवि अलाउद्दीन। दक्षिण भारत के अभियानों के लिए स्ट्रेटजी अलग थी। उनसे कहा गया कि भाई इनको डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं लेना है, इनको हम डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं लेंगे। इनको क्या करने जा रहे हैं? इनको केवल हम कर्ज राज्य बनाएंगे, टैक्स पेड स्टेट। मतलब ये स्टेट केवल टैक्स देते रहेंगे। क्या देंगे? टैक्स देंगे। और दक्षिण भारत में जीत के लिए जिस आदमी को नियुक्त किया गया उस आदमी का नाम था मलिक काफूर। मल्टी टाइम आस्किंग क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की जीत का श्रेय किसको दिया जाता है? तो उसका उत्तर एक निकलता है कि मलिक काफूर को दक्षिण भारत की जीत का श्रेय दिया जाता है। आगे देखिए, नक्शे के माध्यम से मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि दक्षिण भारत में सेनाएं कहां कहां गई। मैप प्रतीकात्मक है, केवल आपकी जानकारी को बढ़ाने के लिए ही इसको लाया गया है। यह है विंध्याचल पर्वत, इसके दक्षिण में है साउथ इंडिया। और दक्षिण में साउथ इंडिया में सबसे पहले तो ये समझो कि विंध्याचल पर्वत को पार करने वाला अलाउद्दीन खिलजी पहला सेनापति और पहला सुल्तान। सेनापति कैसे? मैंने बताया ना, चाचा को मारने के लिए पैसे की जरूरत थी तो पैसा यहीं से लूट के लाया था। तो देवगिरी को 2 बार लूटा गया। यहाँ पर यादव वंश के शासक थे रामचंद्र देव, और उनको अलाउद्दीन खिलजी ने अपना दोस्त बताया और उनको उपाधि दी राय रायन की। उसके बाद सेनाएं वारंगल पहुंची। यहाँ के शासक थे प्रताप रुद्र देव राय। काकतीय वंश के ये शासक अपनी मूर्ति बनवाते हैं, सोने की चैन पहनाकर कहाँ आते हैं? सामने ले आते हैं मलिक काफूर के। और मलिक काफूर समझ जाता है कि अधीनता को स्वीकार कर लिया गया है। यहीं से कोहिनूर का हीरा मिला। क्या मिलता है? कोहिनूर का हीरा। फिर कहानी सेनाएं द्वार समुद्र पहुंची। होयसल वंश के राजा बल्लाल देव थे। रिजल्ट वाज से इनको जो है जीत लिया गया। फिर एक खबर मिलती है कि दक्षिण में पांड्य देश है। पांड्य देश में 2 भाई वीर पांड और सुंदर पांड के बीच में उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा चल रहा था। कहा जाता है कि एक भाई ने मलिक काफूर को बुला दिया। मलिक काफूर वहां पहुंचा, राजा हाथ नहीं आए या राजा पकड़े नहीं जा सके, तो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जीत अधूरी रह गई। लेकिन कहते हैं कि वहां की राजधानी मदुरै और जब पांड्य देश को लूटा गया, वो धन सबसे ज्यादा धन था। मतलब दक्षिण भारत के अभियानों में अगर धन सबसे ज्यादा कहीं मिला तो कहां से मिला था? पांड्य देश से। इस बात को याद रखिएगा। एक चीज इसको मैनेज कर लो कि सेनाएं कैसे कैसे गई थी। तो इस तरीके से सेनाएं गई थी भैया, इस तरीके से। और जीत का श्रेय किसको जाता है? ये जीत का श्रेय मलिक काफूर को दिया जाता है। अब बात अमीर खुसरो की। बलबन का बेटा था शहजादा मोहम्मद। सच्चाई तो ये है कि शहजादा मोहम्मद के समय में ये आदमी आया था उसके कोर्ट में। शहजादा मोहम्मद की बलबन मंगोलों से लड़ते हुए मृत्यु हुई तो ये बलबन की सेवा में आ गया। तो जो अमीर खुसरो है इसके बारे में कहा जाता है कि इसने 7 सुल्तानों का काल देखा है। और ये अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। भले ही इसने 7 सुल्तानों का काल देखा हो, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि भैया ये दरबारी कवि किसका है, तो ये अलाउद्दीन खिलजी का ही दरबारी कवि था। इसे तृतीय हिंद कहा जाता है, जिसे खड़ी बोली का प्रथम कवि भी इसको कहते हैं। तृतीय हिंद का मतलब है द पैरेट ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं इसे? पैरेट ऑफ इंडिया या तृतीय हिंद कहा जाता है। तबला और सितार का यही आविष्कारक है और इसी की पुस्तक है खजाइनुल फितूह। 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हुई, झगड़ा हुआ। क्योंकि देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने ही खुद ऐसे बीज बोए थे। अलाउद्दीन खिलजी की जो चीजें थी कि भाई अर्थव्यवस्था पर जबरन कंट्रोल करना, यह अर्थव्यवस्था के नियमों के विपरीत था। बहरहाल वो तो फिर कभी चर्चा होगी। लेकिन यहां पर आपको ये समझना है कि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद मलिक काफूर जो इसका सेनापति था उसके मन में राज करने की चाहत जगी। और कहते हैं कि 4 से 6 महीने तक उस शख्स ने सत्ता को हाईजैक कर लिया। बाद में मलिक काफूर का मर्डर हुआ। मलिक काफूर के मर्डर के बाद इसका एक लड़का जिसका नाम कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी था, मतलब बेकार आदमी, एकदम बेकार। कहते हैं कि होमोसेक्सुअल बाइसेक्सुअल दोनों था। इसे लड़कियों की और लड़कों की दोनों की संगत पसंद थी। पहली बात तो ये। दूसरा कहते हैं कि अवस्था कई बार नग्न अवस्था में दरबार में आ जाया करता था। हद तो तब हो गई जब इसने खुद को ही खलीफा घोषित कर लिया। अब बात क्या निकल कर आती है, इसके समय में कुछ बातें हैं जो आपको समझनी है। इसने दक्षिण भारत के राज्यों से कहा कि कर्द राज्य नहीं, सीधा सल्तनत में आइए। अरे भैया वो टैक्स दे रहे थे, तुम्हारी सिरदर्दी कुछ नहीं हो रही थी। तुमने तब टैक्स का तो पता नहीं पर सिरदर्दी मोल ली बिना वजह। एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेन करना पड़ेगा कि नहीं मेंटेन करना पड़ेगा? ऑब्वियस बात है, वहां मेंटेन करना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन। फिर क्या होता है दादा, इसी ने इन सबको जो दक्षिण भारत के राज्य थे उनको अपना सीधा कंट्रोल में लेना शुरू किया। और इसी के समय में एक व्यक्ति है, नाम है गाजी मलिक। वो इस गाजी मलिक वही जो ग्यासुद्दीन तुगलक के नाम से सत्ता पर बैठेगा। बहरहाल इसका एक दोस्त है खुसरम साहब, कहते हैं दरबार में उसके साथ कई बार ये चुम्बन अवस्था में आ जाता था। तो उसने इसकी हत्या की। 1320 में इसकी हत्या की। गद्दी पर वो बैठ गया। जो इसका प्रेमी था गाजी मलिक को लोगों ने बुलाया कि देखिए हो क्या रहा है, व्हाट्स द गोइंग ऑन।
इज इट थ्रोन, इज इट सल्तनत? कहते हैं कि उसने वो आया, उसकी हत्या की गाजी मलिक ने। जिसे गयासुद्दीन तुगलक कहते हैं, ये गाजी मलिक की तारीफ है कि गद्दी पर बैठते ही उसने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति सल्तनत का आज जिंदा है या इन खिलजियों के वंश में से कोई है तो वो आ गया है। जनता ने कहा महाराज वो जैसे हैं जग रोशन है और आप सबसे बेहतर हैं, इसलिए आप गद्दी पर बैठिए। और फाइनली बात ये निकल कर आती है कि कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के बाद एक नए वंश आया जिसको तुगलक वंश कहते हैं। तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत पर सबसे लंबे समय तक राज करने वाला राजवंश था। 1320 ईस्वी में इसकी हत्या कर दी गई। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कुछ लोगों ने कहा है कि ये भाग्यवादी व्यक्ति है ना। कुछ लोगों ने कहा कि अलाउद्दीन खिलजी के कार्यों से, अलाउद्दीन खिलजी के प्रताप से हुआ ये कि ये धरती अत्याचारों से मुक्त हो गई। एक बात और याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, उसने कुछ नियम भी बनाए थे ताकि लोग आपस में इस तरीके से ना मिल सके कि मुझे नुकसान पहुंचा दें। जैसे अमीर की लड़की से शादी उसकी मर्जी से करवाते थे, शराब को इसने प्रतिबंध कराया, मीटिंग भोज जो आपस में मिलते थे ना उसका बोलते हैं देख लेंगे राजा को इतने, वो सब उसने बंद करवा दिए। तो ये है खिलजी वंश मेरे प्यारे साथियों। उम्मीद करता हूं सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, और कोई भी सुझाव है आपका कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला है। और आप सभी लोगों को हैप्पी होली दोस्तों। जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाना है, किसी प्रकार से इस तरीके से होली नहीं खेलनी है कि किसी प्रकार का सौहार्द खराब हो। हाथ जोड़कर सुशांत सर की आपसे विनती है ऐसा ना करिएगा, क्योंकि इस तरह के सहयोग की आपसे अपेक्षा की जाती है। आप करेंगे क्योंकि आप आने वाले समय में इसी सौहार्दपूर्ण समाज का निर्माण करने के क्रम में एक महत्वपूर्ण स्तंभ है दोस्तों। धन्यवाद, हैप्पी होली।